हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्धा शिक्षा योजना। देखिए, वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी और महात्मा गांधी जी मानते थे कि जो शिक्षा है उसका मेन मोटिव सिर्फ बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण विकास में जैसे बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, उससे बच्चे का मानसिक विकास हो, उससे बच्चे का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और भावनात्मक विकास भी बच्चे का हो। ठीक है, तो इस तरह की शिक्षा के पक्ष में थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि उनका एक सिद्धांत था कि कमाते हुए सीखो और सीखते हुए कमाओ। ठीक है, कि हमें बच्चों को कुछ ना कुछ काम सिखाना चाहिए जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। और जैसे शिक्षा खत्म भी हो जाए तो उसके बाद बच्चे बेरोजगार ना हो, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरिया हो जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये मेन जो उनके प्रिंसिपल थे महात्मा गांधी जी के, वो ये थे कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाए और बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। तो आइए जानते हैं वर्धा शिक्षा योजना के बारे में। देखिए, वर्धा शिक्षा योजना को और हम किस किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे बुनियादी शिक्षा योजना और नई तालीम, ठीक है, इन नामों से भी जानते हैं। एक तो हो गया वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना जिसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, और नई तालीम। ठीक है, तो ये कुछ नाम है इसके। सबसे पहले इसकी मीटिंग कब हुई थी? देखिए, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ है? देखिए, 22 और 23 अक्टूबर 1937, 22 और 23 अक्टूबर 1937 को ये हुआ है वर्धा में। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, इसी के नाम पर इसे वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के वर्धा में ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने इसमें अपनी राय रखी। जैसे उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला कि बच्चों की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने बोला कि जो शिक्षा है उसमें कुछ ना कुछ हस्तशिल्प या मतलब हस्तकलाएं शामिल करनी चाहिए। ठीक है, और चौथी बात इन्होंने ये बोली कि अध्यापकों का जो भी उनका अध्यापकों का वेतन है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। वो अध्यापकों को एक अच्छा वेतन भी मिल सके। इस तरह से स्कूल को हमें मैनेजमेंट स्कूल की करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर हुई, सारी बातचीत हुई और उसके बाद फिर एक समिति गठित की गई जिसे हम लोग कहते हैं जाकिर हुसैन कमेटी। ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी 1937 में ये बनाई गई थी। तब इसने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1937। ठीक है, दिसंबर 1937 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। फिर दोबारा से इसी का 1938 में दोबारा से इसका गठन होता है और फिर ये मार्च 1938 में अपनी रिपोर्ट देती है। तो कहीं कहीं पे लिखा होता है जाकिर हुसैन कमेटी 1937 और कहीं कहीं पर जाकिर हुसैन कमेटी 1938। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही कमेटीज वर्धा शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, 1938 भी होगा तो वो भी वर्धा शिक्षा से ही संबंधित है। इसने अपनी 2 रिपोर्ट्स दी हैं। पहली रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि इनकी जो शिक्षा है, वर्धा शिक्षा है जो भी, तो उसके क्या उद्देश्य है, क्या उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में बताया है और कुछ इन्होंने उसमें कढ़ाई बुनाई के बारे में बात की है। ठीक है, बट जब इन्होंने दूसरी रिपोर्ट दी है तो उसमें इन्होंने बहुत सारे जो एक्टिविटीज थी उनको शामिल किया था। जैसे कृषि हो गई, ठीक है, धातु का काम हो गया, जैसे लकड़ी का काम हो गया, इस प्रकार की। ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी होगी, इस तरह की बहुत सारी चीजों को शामिल किया है। ठीक है, तो 2 रिपोर्ट्स इनकी थी। फिर योजना को स्वीकृति कब मिली है? तो इस योजना को स्वीकृति मिली है, हरिपुर अधिवेशन हुआ था 1938 में। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के, आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। तो जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसमें इस योजना को स्वीकृति दी गई थी और इसके लिए एक शिक्षा बोर्ड का गठन भी किया गया था। ठीक है, जिसको हम हिंदुस्तानी तालीमी संघ कहते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड या फिर हिंदुस्तानी तालीमी संघ। ठीक है, तो इसका गठन किया गया था स्पेशली इस शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इस शिक्षा जो वर्धा शिक्षा योजना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा की अवधि के बारे में क्या बताया गया है, तो आपको याद रखना है शिक्षा की अवधि इन्होंने 7 वर्ष बताई है। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षा की अवधि कितनी बताई गई है? तो 7 साल की शिक्षा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्धा शिक्षा योजना है या बुनियादी शिक्षा योजना है, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है।
ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, तो आपको ध्यान रखना है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब 7 साल की शिक्षा बताई है। 7 साल की शिक्षा में 7 से 14 वर्ष के बच्चे हो। ठीक है, किन बच्चों की शिक्षा है ये? 7 से 14 वर्ष तक। बोला गया कि 7 से 14 वर्ष तक 7 साल की शिक्षा जो है, शिक्षा की अवधि जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 7 से 14 साल के बच्चे हैं इनको बिल्कुल ही पूरी तरह से फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और ये अनिवार्य होनी चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए कि आपके बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम इन्होंने बोला है कि मातृभाषा, और किसी भाषा के बारे में बात नहीं की गई है। मातृभाषा बोले अपनी खुद की भाषाएं होनी चाहिए। अंग्रेजी का तो बोला कहीं पर स्थान ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा का माध्यम क्या बताया है यहाँ पर? मातृभाषा। और यही 3 मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 मेन पॉइंट है कि शिक्षा की अवधि 7 साल की बताई है, किन बच्चों के लिए इन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताई है, तो इन्होंने 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताई है। और उसके बाद शिक्षा का माध्यम इन्होंने क्या बताया है? तो शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा बताया है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है। उसके बाद देखिए, शिक्षा के केंद्र के रूप में हस्तकला, सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने किसको रखा है? सबसे इंपॉर्टेंट बोला पूरी शिक्षा में, ये जो 7 से 14 साल की शिक्षा है इसमें पूरे, बाकी तो सारे सब्जेक्ट होंगे ही, मतलब बाकी सब कुछ पढ़ाया जाएगा, गणित भी पढ़ाया जाएगा, एसएसटी भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, म्यूजिक वगैरह भी, बट सबसे मेन क्या होगा? हस्तकला। मतलब बच्चों को कुछ ऐसा काम सिखाया जाएगा जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके, स्कूल को भी कुछ इनकम हो सके। ठीक है, और जो भी बच्चे हस्तकला कर रहे हैं, मतलब क्राफ्ट जो भी बच्चों ने सीखा है, उससे जो भी इनकम आ रही है ना, उससे स्कूल का भी आगे डेवलपमेंट हो सके। इसका एजेंडा क्या था? कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, ताकि शिक्षा समाप्त होने के बाद ये ना हो कि बच्चा बेरोजगार हो जाए, आगे जो बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए क्या, अगर उन्होंने कुछ ना कुछ काम सीखा होगा तो वो आगे अपनी लाइफ में उस काम को अपना रोजगार बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था? हस्तकला का शिक्षण। बोला हस्तकला के मतलब जो भी हस्तकला बच्चे को सिखाई जा रही है ना, जो भी क्राफ्ट बच्चे को सिखाया जा रहा है, उसके लिए पहले टीचर्स को भी अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, अच्छे ट्रेन टीचर होंगे और अच्छे से उसे सिखाया जाएगा ताकि बच्चा उसे आगे जाके रोजगार के रूप में भी अगर चाहे तो उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, आगे देखिए, आत्मनिर्भरता का तत्व। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि बच्चे को क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है। महात्मा गांधी जी ने किस सिद्धांत पर बल दिया था? देखिए लिखा है, लर्न व्हाइल यू अर्न, अर्न व्हाइल यू लर्न। ठीक है, ये सिद्धांत था और इसी सिद्धांत के ऊपर ये वर्धा शिक्षा योजना चलाई गई थी। ठीक है, कि लर्न व्हाइल यू अर्न, कमाते हुए सीखे और सीखते हुए कमाए। ठीक है, तो बच्चों को इससे क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बाद शिक्षकों का पारिश्रमिक, तो शिक्षकों को भी वेतन क्या बोला गया कि जैसे जैसे स्कूल में डेवलपमेंट होगी, बच्चे सीखेंगे, कुछ अर्निंग होगी, तो इससे क्या होगा कि टीचरों का भी जो वेतन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकेगा और टीचरों को भी एक जायज सा वेतन दिया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बात की गई जीवन के साथ संबंध। बोलो जो भी आप सिखा रहे हैं ना बच्चों को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिक या मतलब सामाजिक परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां पर बच्चा रह रहा है वहां से संबंधित ही बच्चे को कोई ऐसी हस्तकला सिखाई जाए जिससे बच्चे को मजा भी आए। ठीक है, उस स्थान से संबंधित जो बच्चा सीखना चाहता है वही उसे सिखाया जाए ताकि बच्चा उसे एंजॉय भी करे और उसका आर्थिक विकास भी हो सके। तो बोला कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे को उसके आगे सामाजिक विकास में भी हेल्प करे और बच्चे को वो जो हस्तकला है उसके वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से कैसे वो उसको हेल्प कर सकता है उसके बारे में भी उसको पता हो। ठीक है, तो ये चीजें इसमें दी गई थी। उसके बाद देखिए समय सारणी है। महात्मा गांधी जी ने जो समय सारणी बनाई थी बच्चों के लिए, जो टाइम टेबल बनाया था, उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले इसमें बुनियादी हस्तकला को रखा गया है। ठीक है, तो बुनियादी हस्तकला कितने टाइम के लिए? 3 घंटे और 20 मिनट, मतलब
पूरे टाइम टेबल में जो सबसे ज्यादा टाइम वो किसको दिया गया है, हस्तकला को, क्राफ्ट को दिया गया है। बुनियादी हस्तकला 3 घंटे 20 मिनट के लिए। उसके बाद मातृभाषा बोला, मातृभाषा को 40 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद है संगीत, चित्रकारी और गणित, तो इसको भी 40 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान, तो इसको कितने मिनट दिए जाएंगे, 30 मिनट। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, इसको 10 मिनट, और अवकाश का काल कितना होगा, 10 मिनट। तो कुल मिला के ये समय सारणी कितने की बताई गई है, 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे का पूरा टाइम टेबल बताया गया है गांधी जी ने। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्धा शिक्षा योजना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।